गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंधु सभ्यता के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और आज हम सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। कॉजेज फॉर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या दूसरे कहें कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। चूंकि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में पश्चिम में सितका गैंडोर से लेकर पूरब में आलमगीरपुर और उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में भगतराव तक का क्षेत्र आता था। अतः इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में विभिन्न नगरों का पतन कोई एक कारण से नहीं हो सकता। इसके पीछे कई कारण थे और इन कारणों का अध्ययन हम आज करेंगे। हम सबसे पहले हम देखते हैं जो कारण है वह है ग्रेजुअल डिग्रेडेशन, यानी कि समय समय पतन होना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हड़प्पा में और धोलावीरा में, रंगपुर में, रोपड़ में, आलमगीरपुर में, इन तमाम जगहों पर समय समय उनके क्षय के कारण नजर आने लगे। जहां भवन या मकान ऊंचे चबूतरों पर बनते थे, अब सड़क जब ऊंचे होने लगे तो सड़क से भवनों के चबूतरों की ऊंचाई काफी घट गई। गंदगी जाने लगी, गंदे पानी जाने लगे, यानी कि डिग्रेडेशन होने लगा। आज भी हम मकान जो बनाते हैं काफी ऊंचा पर बनाते हैं, सड़क से उसकी ऊंचाई अच्छी होती है, लेकिन जब ऊंचाई बिल्कुल कम हो जाती है तो हम समझते हैं कि अब ये पतन के कगार पर आ चुका है। ऐसा उस वक्त भी हुआ था। सिंधु सभ्यता के अंतिम अवस्था में विस्तार के लिए कोई जगह नहीं रह गई थी, यानी पॉपुलेशन डेंस हो गया था, सघन आबादी हो गई थी और माउंट पर यानी टीले के क्षेत्र में अब कोई भी जगह नहीं बच गया था। बाद के काल में हम देखते हैं जब भवनों के क्षति होने लगते हैं तो डिलापिडेटेड ब्रिक्स का, या टूटे फूटे ईंटों का वो प्रयोग करने लगे। अगर वो भवन गिर रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं तो उसको पूरी तरह दीवार को हटा करके नया दीवार न खड़ा करके उनको किसी तरह से जोड़ दिया गया, जो कभी भी धराशायी हो सकते थे। भवन के साथ साथ सड़क का भी इंक्रोचमेंट शुरू हो गया था। धीरे धीरे वो चबूतरे को आगे बढ़ाने लगे, भवन को आगे बढ़ाने लगे। इससे अब वो जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी या चौड़ी गलियां होती थी, धीरे धीरे संकरी होने लगी और आने जाने में जब संकरी होने लगी, सुविधाएं जो होती थी आने जाने में, जो फ्रीली मूवमेंट होता था वह संकुचित होने लगा। नालियां रोडों पर बहने लगी, इससे गंदगी फैलने लगी। ये मोरल डिग्रेडेशन का एक उदाहरण देखने को मिलने लगा। यहां तक कि मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ के पास में निम्न दर्जे के, निम्न स्तर के भवनों का प्रमाण देखने को मिलता है आखिरी फेज में।
नगरों के अंदर में भट्टियां बनने लगी। भट्टियां यानी फैक्ट्री जो नगर के बाहर हुआ करती थी, जैसे कुम्हारों की भट्टियां, वो अब नगर के अंदर ही आ गई। इस तरह से बस्तियां बसने से अब सामान्य जीवन में काफी डिग्रेडेशन या अवनति या ह्रास के चिन्ह नजर आने लगे थे। फिर परिवार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने से, वृद्धि होने से, सदस्यों की संख्या बढ़ने से एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में नए मकानों का निर्माण न करके उन्हीं मकानों में अनसिस्टमेटिक वे में कमरों का डिवीजन किया गया। तो जो शुद्ध हवा, स्वस्थ मानसिकता होती थी, वो संकीर्ण होने लगी। कमरों का विभाजन इतने छोटे छोटे कम कर दिए गए जैसे मुर्गी के दरबा होने लगे। तो ये सारी चीजें अवनति के या ह्रास के चिन्ह के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। लिखावट, लेखनी जो पिक्टोग्राफिक थी, मैच्योर फेज में स्पष्ट नजर आती थी। अब डिग्रेडेशन के काल में वो लेखनी या उनके अभिलेख जो थे वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगे। धोलावीरा में छठे और सातवें फेज में यही चीज देखने को मिला, मोहनजोदड़ो में भी यही देखने को मिलता है। फिर मृदभांडों की क्वालिटी जो अच्छी पकियाई हुई, वेल नेविगेटेड एंड वेल बर्न फायर में जो बनते थे, अब वो धीरे धीरे क्वालिटी भी उनके कर्स होने लगे, उतने स्मूथ नहीं होने लगे, कमजोर होने लगे। ये तमाम चीजें दिखलाती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अवनति होती जा रही थी और भवनों के निर्माण जो इतने अच्छे हुआ करते थे, जिसकी तुलना विश्व के तत्कालीन तमाम नगरों के भवनों से की जाने लगी थी, अब वो धीरे धीरे डिग्रेडेशन में आ गए। और इस तरह हम पाते हैं कि पहला जो पॉइंट है ग्रेजुअल डिग्रेडेशन, और ये थ्योरी मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था, वो स्पष्ट नजर आने लगा उनके हम खुदाइयों के दौरान जो मार्क करते हैं। दूसरा पॉइंट है विदेशी व्यापार में कमी, लॉस इन फॉरेन ट्रेड्स। फॉरेन ट्रेड के डिक्रीज हो जाने से नए विचारों का, नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान अब उनको नहीं मिलने लगा, वो उससे वंचित होने लगे। फॉरेन ट्रेड होने से वाणिज्य और व्यापार में भी गिरावट आ गई और इसे कमर्शियल एक्टिविटीज पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सुतका गैंडो जो कि मकरान तट पर है, वहां पाते हैं कि यह समुद्र तट से दूर हट गया था, यानी कि समुद्र का जो स्तर है, जो पानी का जल का स्तर है, सुतका गैंडोर जो समुद्र तटीय नगर था वहां से काफी दूर हो गया, तो व्यापार का निसंदेह रूप से लॉस हो गया। इसी तरह हम लोथल में भी डिग्रेडेशन के चिन्ह नजर आने लगे थे और व्यापार के घटने से विदेशियों से जो संपर्क कम हुआ, इसलिए कूप मंडुकता आ गई, यानी ये फ्रॉग इन द वेल की तरह उसको बाहरी दुनिया से वंचित हो गया और बाहरी दुनिया से वंचित, नए विचारों से वंचित होने से निसंदेह रूप से आदमी पिछड़ता चला जाता है और पतन की राह पर चला जाता है। नेक्स्ट है मोरल डिग्रेडेशन। जैसा कि अभी हमने देखा था कि नैतिक पतन होने से नालियां बाहर निकालने लगे थे, आपसी उनका जो सौहार्दपूर्ण व्यवस्था वो उससे कम हो जाता है कि आप अगर अपना हक आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे का हक छीनते हैं। तो ये चीजें खत्म हो गई। मोरल डिग्रेडेशन में हमने ये भी देखा कि भवनों को जब आबादी बढ़ने के चलते जब टूटने लगे तो उसका दीवारों को या छतों को रिप्लेस न करके बल्कि उनकी पुरानी दीवारों को ही किसी तरह से जोड़ देते थे।
नैतिकता के पतन में नीचे चबूतरे पर बने मकान बनने लगे थे, यानी कि अब वो उच्च कोटि का जो चरित्र था धीरे धीरे इनका घटने लगा था, और मोरल डिग्रेडेशन के चलते बहुत सी चीजें हैं जो कि अब हम देखते हैं, जो हाइजीनिक चीजें हैं वो खत्म होती जा रही थी, और इस तरह उनका पतन की कगार था। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाह्य आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल इन्वेजन, इसमें प्रमुख विद्वानों के नाम लिए जा सकते हैं, गॉर्डन चाइल्ड महोदय और मोर्टिमर व्हीलर महोदय। इन दोनों का मानना है कि आक्रमणकारियों ने सिंधु सभ्यता के कुछ नगरों पर आक्रमण किया, और आक्रमण इतना अचानक और तेज था कि इन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। कई कंकाल, नर कंकाल, स्त्री कंकाल, बच्चों कंकाल यूं ही पाए गए हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। फिर इनके शरीर पर किसी पैनी चीजों से घाव नजर आते हैं। जल्दबाजी में उनके द्वारा एकत्रित की गई संपत्ति जो विशेष रूप से ऑर्नामेंट के थे वो जमीन में दबाए हुए, हल्के से दबाए हुए पाए गए हैं। इस तरह हम पाते हैं कि ये कार्यक्रम, बाह्य आक्रमण का कार्यक्रम जो हुआ, उस कार्यक्रम में उन्होंने विदेशी आक्रमण जो किए, उससे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का अचानक से लॉस हो गया, उसका पतन हो गया। इसी प्रकार बलूचिस्तान में राणा गुंडई से, नाल से, और इसके साथ साथ कुछ अन्य नगरों से भी हमें इस प्रकार से प्रमाण मिलते हैं, जिसमें प्रमुख है डाबरकोट। यहाँ पर डाबरकोट और इन जगहों पर फायर के निशान है, अग्नि की घटनाओं के निशान है, यानी कि आगजनी के जो प्रमाण मिले हैं, इससे पता लगता है कि इन आक्रमणकारियों ने अग्नि के माध्यम से इनका विनाश किया था और लूटपाट किया था। लूटपाट के चिन्ह स्पष्ट रूप से यहाँ पर उत्खनन के द्वारा नजर आने लगे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि राज दरबार में संभवतः षड्यंत्र हो गया होगा, और अगर दरबार में षड्यंत्र हो जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था शिथिल पड़ जाती है, और फिर प्रशासन अगर चरमरा गया तो कोई भी राज्य कितना भी शक्तिशाली न हो, अगर प्रशासन चरमरा गया तो वो काल के गाल में ही चला जाता है। कुछ का मानना है कि लॉस इन ह्यूमिडिटी या क्लाइमेटिक चेंज, जो वातावरण के परिवर्तन को भी इसका सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना गया। अगर ह्यूमिडिटी में लॉस हो गया तो जैसे ऑरल स्टिन और अमलानंद घोष का मानना है कि क्लाइमेटिक चेंज होने से ह्यूमिडिटी में लॉस हो गया, और जब ह्यूमिडिटी लॉस हो गया तो ड्राइनेस आ गया, और ड्राई वातावरण में न तो फसल हो सकता है और आदमी का रहना दुश्वार हो जाता है। तो इस तरह से अमलानंद घोष और ऑरल स्टिन का मानना कि लॉस इन ह्यूमिडिटी भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। नदियों के राह परिवर्तन, नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन द रिवर रूट्स। नदी अगर राह परिवर्तन कर लेती है तो जिस नदी के किनारे वह नगर बसा है वह वीरान हो जाता है। एमएस ने हड़प्पा के पतन के पीछे रावी नदी के राह परिवर्तन को माना है। इसी तरह कालीबंगा के बारे में भी कहा जाता है कि कालीबंगा में भी ह्यूमिडिटी कम हो गई, नदियों ने राह परिवर्तन, सरस्वती नदी सूख गई और इसके कारण सरस्वती ने पहले तो राह परिवर्तन किया फिर सूख गई, इसलिए कालीबंगा का भी पतन माना जाता है। नदियों के राह के परिवर्तन से वाणिज्य और व्यापार भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका व्यापार वो नदी के माध्यम से ही होता है, तो ये भी समाप्त हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्लड। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ यानी नदी अब अपनी दामन को अपने किनारों से ज्यादा फैला देती है और पानी नगरों में प्रवेश कर जाता है या हैबिटेशनल एरिया पर जाता है तो उसका नाश हो जाता है। तो बाढ़ आ जाने से सिल्ट का भी जमाव हो जाता है जो नदियों के मुहाने पर। जब सिल्ट जमा हो जाता है तो वाणिज्य व्यापार भी कम जाता है। बाढ़ आ जाने से बिल्डिंग्स जो भवन होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, सब कुछ पल भर में समाप्त हो जाता है। और अगर बाढ़ बहुत लंबे समय तक चल गया तो पूरी की पूरी बस्ती समाप्त हो जाती है। एस.आर. राव का मानना है कि हड़प्पा का पतन बाढ़ के आने के कारण से हुआ था और काफी लंबे समय तक सबमर्ज हो गया था, जल प्लावन हो गया वहां पर और इसके चलते हड़प्पा का पतन हो गया। मार्शल महोदय, जॉन मार्शल का मानना है कि मोहनजोदड़ो में 7 बार फ्लड आया, बाढ़ आया। इसके प्रमाण खुदाइयों में उनके लेयर से पता लगता है कि एक बीच बीच का लेयर वीरान लेयर मिलता है। तो इस तरह 7 बार के बाढ़ के कारण कोई भी नगर नहीं बच सकता और इसका पतन हो गया। मैके महोदय ने चाहुंदड़ो के पतन के लिए भी बाढ़ को ही उत्तरदायी ठहराते हैं। कुछ विद्वान जैसे एमरसानी टेक्टोनिक मूवमेंट यानी कि विवर्तन, धरती के अंदर जो मूवमेंट होता है उसके चलते कहीं धरती उठ जाती है, कहीं गिर जाती है, कहीं दब जाती है और इस तरह से टेक्टोनिक मूवमेंट को उन उत्तरदायी मानते हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण नदियों के मुहाने उठ गए और समुद्र से उनका संपर्क हो गया और बहुत से जो समुद्र तटीय नगर है वो समाप्त हो गए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, धोलावीरा में 5वें फेज में हम पाते हैं कि उसकी दीवार जो फोर्टिफिकेशन वाले बहुत बड़ा दरार है और यह दरार निसंदेह रूप से इतनी मोटी दीवार को जिसने क्रैक कर दिया वह भूकंप के कारण ही हुआ होगा। तो ऐसा माना जाता है कि भूकंप भी सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रहा होगा और इस प्रकार हम पाते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं थे, अनेक कारण इसके लिए जिम्मेदार थे। और इस तरह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर आज समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी के बाद वैदिक काल। आज इतना ही, धन्यवाद।